दोस्तों नमस्कार। मोदी इकोनॉमी का सच है क्या? इस देश के भीतर की कल्याणकारी योजनाएं हैं सच, या फिर सब्सिडी की रकम कभी घटती है कभी बढ़ती है वो है सच? सच क्या वाकई कॉरपोरेट को दी जाने वाली रियायत है? इस देश के भीतर टैक्स पेयर से और ज्यादा टैक्स लेना क्या खेल करना इकोनॉमी का खेल है? दरअसल 2024 के चुनाव जब नजदीक आ चुके हैं तो सरकार की सांस अब फूलने लगी है। उसे इस बात का एहसास होने लगा है कि इकोनॉमी से जो खेल हुआ और जनता के साथ जो खिलवाड़ किया गया अब उसकी अति हो चली है और अब उसे पटरी पर तो लाया नहीं जाया सकता है। तो ऐसे में क्यों नहीं कुछ भटकाया जाए, कुछ बहलाया जाए। और शायद उसी का नतीजा है कि एक बार फिर सरकार यह कहने से चूक नहीं रही है कि देखिए हमने 200 रुपए गैस सिलेंडर पर कम कर दिए। यानी उज्ज्वला योजना के तहत जो कल तक दिल्ली में 1103 रुपए में एक सिलेंडर मिलता था अब 903 रुपए में मिलेगा, भोपाल में 906 रुपए में मिलेगा। अलग अलग जगहों पर अलग अलग कीमत के साथ अब 200 रुपए सस्ते हो गए। किसी ने यह सवाल नहीं पूछा जब सब्सिडी नहीं थी तब गैस सिलेंडर 500 रुपए में कैसे मिल जाते थे, और सब्सिडी के बाद और सब्सिडी घटाने के बाद ये 900 रुपए में कैसे मिलते हैं। हमें लगता है कि आज इस अर्थशास्त्र का हर पन्ना को पढ़ने की जरूरत है, और जरूरत इसलिए है क्योंकि इसकी गंभीरता को, इस देश की अर्थव्यवस्था के साथ सत्ता के खिलवाड़ को आप समझ पाएंगे। शुरुआत इस बात से कर दी जाए कि रोज रोजगार मेला हर महीने एक दिन लगता है। प्रधानमंत्री आते हैं और कभी 50,000, कभी 75,000, कभी 70,000, कभी 71,000 नौकरियां बांटते हैं। बावजूद इसके कि इस देश में 43 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना से लाभ मिल गया और जो रुपए उन पर बांटे गए और दिए गए वह तकरीबन 22 लाख करोड़ से ज्यादा के हैं। और सरकार हर बार यह कहने से चूकती नहीं है कि दरअसल मुद्रा योजना में जिसे पैसा मिला वह तो रोजगार देने की स्थिति में आ गया। यानी रोजगार अब वो मांगेगा नहीं, रोजगार देगा। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जो रोजगार बांट रहे हैं उसमें स्टेशन मास्टर का रोजगार है, उसमें कांस्टेबल का रोजगार है, उसमें क्लर्क का रोजगार है। तो क्या किसी देश के प्रधानमंत्री को कांस्टेबल और क्लर्क का रोजगार बांटते हुए आपने देखा है? या फिर यह भी सुना होगा कि 22 लाख करोड़ रुपए मुद्रा योजना के तहत यह कहकर बांट दिए गए कि सभी ने अपना रोजगार शुरू कर लिया तो इस देश के भीतर फिर तो कोई बेरोजगार होना ही नहीं चाहिए। पन्ने जब खुल रहे हैं तो इस पन्ने की शुरुआत सरकार की सब्सिडी से ही खोली जाए, क्योंकि 2023-24 के बजट में सरकार ने सब्सिडी कम कर दी थी, तकरीबन 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा। अगर दस्तावेज के लिहाज से समझे तो सरकार ने खाद्य सब्सिडी एक झटके में लगभग 90,000 करोड़ रुपए कम की थी। इससे पहले के फाइनेंशियल ईयर में यह 2,87,000 करोड़ रुपए था, जो घटकर 1,97,000 करोड़ पर इस बार आ गया। उर्वरक जिसमें यूरिया भी आता है उसमें भी तकरीबन 50,000 करोड़ की सब्सिडी की कमी की गई। 2,25,000 करोड़ से घटाकर 1,75,000 कर दिया गया। और यूरिया का खुद का जिक्र करें तो 1,54,000 करोड़ का जो यूरिया पर सब्सिडी थी वह घटकर 1,31,000 करोड़ पर आकर टिक गई। लेकिन जिक्र तो हमने सिलेंडर से शुरू किया और सरकार ने भी आज कहा कि देखिए 200 रुपए कम कर रहे हैं, और फिर उसकी तरफ से ऐलान हुआ, सरकार ने कहा हमारे ऊपर बोझ तकरीबन 7,680 करोड़ का पड़ गया। इसको ऐसे मत देखिए, सरकार की इस कलाबाजी को पहले समझ लीजिए, तब इसके भीतर के हर पेच को खोला जाएगा। दरअसल इससे पहले एलपीजी पर जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में सब्सिडी थी वो 9,170 करोड़ रुपए की थी। सरकार ने इस बार बजट रखते समय उसमें 2,257 करोड़ रुपए कम कर दिए। उसके बाद सब्सिडी आ गई 6,913 करोड़ पर, और अब सरकार कह रही है 7,680 करोड़ का बोझ हो गया। यानी पहले से जो बोझ था उसमें जो 767 करोड़ बोझ अब बढ़ा उसको भी जोड़कर सरकार बताती है, सरकार चूकती नहीं है बताने से कि देखिए हम कितनी कल्याणकारी योजनाओं को चलाते हैं।
और सब्सिडी योजनाएं अगर कुल मिला के लीजिएगा तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में यह 5,62,000 करोड़ थी। इस बार घटकर यह 4,03,000 करोड़ पर आकर खड़ी हो गई। तो क्या सब्सिडी को कम करना और चुनावी वर्ष होने के बाद उसमें कुछ बढ़ा देना और अपने हिस्से में इस बात को ले आना कि देखिए हमको घाटा हो रहा है और सारा काम हम अपने लिए कर रहे हैं, तो एक क्षण के लिए इस उज्ज्वला योजना से आगे पेट्रोलियम पदार्थों पर चले जाइए जहां पर सब्सिडी कम की गई थी। और सब्सिडी कम इस रूप में की गई कि आने वाले वक्त में किसी भी तरीके से कोई घाटा सरकार को ना हो, यानी वहां पर 2,25,000 करोड़ से सब्सिडी घटाकर 1,75,000 करोड़ कर दी गई। लेकिन अब आने वाले वक्त में चूंकि चुनाव नजदीक है तो आपके जहन में आएगा सरकार पेट्रोल डीजल भी कम करेगी ना। बिल्कुल करेगी, लेकिन उससे पहले सच तो समझ लीजिए, दुनिया के बाजार में जो कीमत है उस कीमत की तुलना में सरकार इस वक्त जो बजट के हिसाब से नहीं बल्कि अपने मुनाफे और अपनी कंपनियों को और प्राइवेट कंपनियों को मुनाफा देने के लिए जो तेल बेचती है, जनता को लाभ नहीं देने देती है, क्योंकि उसे पता है कब नब्ज पर उंगली रखनी है। इसको इस रूप में समझिए कि इस फाइनेंशियल ईयर यानी 2023-24 के अप्रैल, मई, जून, जुलाई पहले 4 महीनों के भीतर में जो सरकार का जो बाहर से तेल मंगाने का बिल होता था उसमें तकरीबन 35% की कमी आ गई है। और रिफाइनरी इंपोर्ट भी जो है वह भी एक लिहाज से और ज्यादा इस दौर में बढ़ते भी चला गया। कुछ परिस्थिति सरकार के अनुकूल भी हो गई। इसको इस रूप में और समझिए कि पिछले बरस तक 81 मिलियन मीट्रिक टन हर दिन जो आयात किया जाता था वो घटकर 64 मिलियन मीट्रिक टन पर आकर खड़ा हो गया। इस दौर में आयात कम हुआ, इस दौर में सरकार को लाभ होने लगा और उसका लाभ तमाम कंपनियों को हुआ है, चाहे उसमें इंडियन ऑयल को ले लीजिए, चाहे भारत पेट्रोलियम को ले लीजिए, चाहे हिंदुस्तान पेट्रोलियम को ले लीजिए, सबको लाभ हुआ है। और यह लाभ यह है कि लगभग 19 साढ़े $19 पर बैरल इंडियन ऑयल को लाभ होता है, भारत पेट्रोलियम को लगभग $20 से ज्यादा का लाभ प्रति बैरल होता है, $12 प्रति बैरल का लाभ हिंदुस्तान पेट्रोलियम का होता है। इसका जो ओवरऑल लाभ जब मिलता है वो पिछली साल की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। तो लाभ कंपनियों को मिल रहा है, कंपनी अगर सरकारी है तो सरकार को लाभ मिल रहा है, प्राइवेट सेक्टर को जो लाभ मिल रहा है उससे सरकार अपने तरीके से वसूल रही है। लेकिन जनता इस दौर में कहां पर है? शायद कहीं नहीं है। अब इसको इस रूप में भी समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगस्त के महीने में $105 पर बैरल मिल रहा था तेल, जो इस अगस्त के महीने में एक बरस के बाद घटकर $80 प्रति बैरल पर आ गया। यह एक एवरेज है, यानी कभी 75 भी आया, कभी 82 भी गया। एवरेज जो निकाला गया उसमें लगभग $25 प्रति बैरल का लाभ सरकार को हो रहा। लेकिन जनता को क्या मिला? नहीं मिला। तो क्या आने वाले वक्त में इलेक्शन से ठीक पहले कहा जाएगा देखिए पेट्रोलियम पर जो सब्सिडी थी अब हमारे ऊपर इतना बोझ पड़ गया? पड़ सकता है, कोई इसको कहने का जिक्र नहीं है, क्योंकि सरकार इस बात को उसी रूप में दिखाएगी। अब यहां से असल किताब खुलती है सरकार की, क्योंकि सरकार ने कितना पैसा किस किस दिशा में खर्च किया और उसके बाद प्रधानमंत्री को हर महीने रोजगार मेला लगाने की जरूरत पड़ गई। इसको कुछ आसानी से अगर समझिए तो हमारी टीम ने इस पर बरस दर बरस जो मुद्रा योजना में पैसा दिया गया उसका पूरा खाका निकाला। और उस खाके के सच ये है कि तकरीबन 1,32,000 करोड़ रुपए 2015-16 में मुद्रा योजना के तहत दिए गए तकरीबन 3 करोड़ 48 लाख लोगों को, और वो बढ़ते 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 2022-23 में 6 करोड़ 23 लाख लोगों को 4,50,000 करोड़ से ज्यादा दिया गया। हमारी टीम ने 25 तारीख तक यानी 4 दिन पहले तक का पूरा डाटा जब सरकार का निकाला तो सरकार कहती है कि हमने 43 करोड़ लोगों को इस देश में मुद्रा योजना के साथ 22,77,799 करोड़ रुपए बांटे हैं। अब इस लिहाज से अगर आप समझना शुरू करेंगे
तो बहुत साफ तौर पर हर कोई समझेगा सरकार तो सिर्फ बांटने का ही तो काम करती है। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री खुद कह रहे थे जनधन योजना 50 करोड़ से ज्यादा, और हमने 2 लाख करोड़ से ज्यादा वहां भी बांट दिया, यानी वहां भी प्रति खाते 4,000 रुपए। यहां पर भी एक लिहाज से देखिए तो लगभग 49-50 हजार रुपए हर खाते में गए। सरकार इतना पैसा बांट रही है और उसके बाद भी सरकार को रोजगार के लाले पड़ गए इस देश के भीतर में, तो सरकार को चीजें संभलती क्यों नहीं है? क्योंकि होते होते जो घाटा है व्यापार का वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में भी दिखाई देने लगा। एक्सपोर्ट लगभग $33 बिलियन यानी लगभग 2,66,000 करोड़ का पिछले महीने होता है। इंपोर्ट जो होता है वह 4,37,000 करोड़ का होता है, यानी लगभग $52 बिलियन, और घाटा 1,71,000 करोड़ का हो जाता है। तब यहां पर सवाल आता है कि इस देश के भीतर में स्थिति है क्या? जो कोर सेक्टर होता है वो नेगेटिव में क्यों है? और नेगेटिव में सोचिए, हाइड्रो फील्ड में -9.5, न्यूक्लियर फील्ड में -4.6, एलपीजी में -0.6, पेट्रोलियम लेक में -6.0, नाफ्ता में -7.3। यह एक स्थिति दिखलाती है कि सरकार की ग्रोथ नेगेटिव में क्यों है। ऐसा नहीं है कि कहीं फायदे में नहीं, फायदे में है, कोल में फायदे में है, हाई स्पीड डीजल में फायदे में है, मोटर स्पिरिट में फायदे में है, लेकिन बेसिक चीज जब हम एक लकीर खींच रहे हैं तो देखिए नेगेटिव स्थिति ज्यादा है। चावल ज्यादा हो रहा है, गन्ना ज्यादा हो रहा है, लेकिन दाल -9% है, ऑयल सीड -2% है। यह क्या दिखलाता है? यह दिखलाता है कि दरअसल इकोनॉमी का विजन इस देश के लोगों के साथ कैसे जुड़ जाए, रोजगार कैसे पैदा हो, इंडस्ट्री कैसे चलने लगे, उत्पादन कैसे बढ़ने लगे, उस दिशा में इकोनॉमी नहीं जा रही है। हमारी इकोनॉमी ने कमाल कर दिया है, कॉरपोरेट को रियायत दी और जनता में पैसा बांटने का काम शुरू किया। इस दोनों परिस्थिति में असमानता इस देश के भीतर इतनी बढ़ती चली गई कि जीडीपी का बढ़ना भी रोजगार को बढ़ा नहीं पाता है, यानी एक मोदी इकोनॉमी का एक अलग ही मंत्र है। और शायद इसीलिए जब आप उसके भीतर की परिस्थिति में जाएंगे और समझना शुरू करेंगे तो एक एक चीज समझिए। जो रिपोर्ट निकल कर आती है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2017-18 में, उसने एक इंडिकेशन दिया था इस देश के भीतर में जो स्थिति 1971-72 में थी वैसे ही बेरोजगार की स्थिति अभी आकर खड़ी हो गई। यहां पर सरकार ने कोविड का जिक्र कर दिया तो हमें लगा और हमारी टीम को लगा कि कोविड से पहले का सच कभी बताएं, कोविड के साल का भी सच बताइए और कोविड के बाद का भी सच बताइए। उसमें जानकारी निकल कर आई कि कोविड से पहले अगर 3 बरस का आप जिक्र करते हैं 2017 में एम्प्लॉयमेंट रेट -0.3%, 2018 में -1.3%, 2019 में -0.7%। उसके बाद कोविड आ गया। कोविड में क्या हुआ? -5.3 चला गया। कोविड के बाद लौटे तो क्या हुआ? कोविड के बाद की स्थिति 3.8% पे आती है। 2022 में ये 1% पर आ जाती है और इस बरस 1.1% के इर्द गिर्द है। जीडीपी इस दौर में बढ़ी और 9% तक गई। हालांकि 2023-24 में माना जा रहा है 6% के इर्द गिर्द रहेगी, लेकिन एम्प्लॉयमेंट रेट नहीं है। अब यहां पर अगला सवाल था कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर। सरकार के हिसाब से वहां नेगेटिव एस्पेक्ट है जो सरकार के अपने डाटा बतलाते हैं। सर्विस सेक्टर में जरूर आगे, लेकिन वो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है और टेक्नोलॉजी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर चीजों को देखती है। तो टेक फील्ड में यानी सर्विस सेक्टर में जो ग्रोथ होता है उस ग्रोथ को सरकार दिखा देती है। लेकिन इस देश के मजदूरों की स्थिति, दिहाड़ियों की स्थिति, महिलाओं की स्थिति, जो काम करना चाहती है उनके पास काम नहीं। तो ऐसे में 5 पॉलिसी को एक क्षण के लिए आप परख लीजिए, तब आपके सामने कुछ और चीजें साफ होंगी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, पूंजी पर पूरी व्यवस्था को टिका दीजिए, लेबर वहां से गायब कर दीजिए। ऐसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मतलब यह है कि जो इंडस्ट्री संभाले हुए व्यक्ति होगा वो नेटवर्क तो बढ़ता हुआ दिखा देगा, लेकिन रोजगार उसके यहां नहीं मिलेगा। जो रोजगार होगा वह भी कम होते चला जाएगा। एग्रीकल्चर पॉलिसी, लागत मिल जाए इस दिशा में काम कीजिए,
कमाई कैसे होगी इस दिशा में काम मत कीजिए। तो जो रिफॉर्म भी एग्रीकल्चर को लेकर था वह क्यों कॉरपोरेट और इंडस्ट्री के हिस्से में जा रहा था, यह बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि पूरा रिफॉर्म अगर पूंजी पर टिक जाएगा तो जिसके पास पैसा होगा वही चलेगा। इसीलिए एमएसएमई एक के बाद एक बंद होने लगे, और तीसरा एमएसएमई पॉलिसी ही है। राहत की व्यवस्था तो की गई कि लोन दे दो, कर्ज दे दो, सस्ते में कर्ज दे दो, लेकिन डेवलपमेंट उनका कैसे हो कोई ध्यान नहीं है। चौथी पॉलिसी थी कि एक क्लास के लिए मास लेवल पर लेबर उपलब्ध इस देश में हो जाए, यानी सुविधाओं के देने की स्थिति जिन क्लास को लेकर है वो क्लास के लिए इस देश में लेबर सस्ते में मिलना चाहिए, ऐसी व्यवस्था की गई। इसीलिए हर शहर के इर्द गिर्द बस्तियां नजर आने लगी, और वह बस्तियां इतनी घने के साथ होती चली गई कि एक दौर में सोचिए बुंदेलखंड से लोगों की आवाजाही होती थी, कोई भोपाल जाता था, कोई लखनऊ जाता था, कोई दिल्ली आता था। लेकिन इस दौर में बाहर जब काम बंद हो गया तो पहले जो बुंदेलखंड में काम नहीं था अब बाहर भी काम नहीं है, तो लोग निकलें तो कैसे निकले। यह एक नई स्थिति इस देश के भीतर में आ गई। और आखिरी पॉलिसी सरकार की पॉलिटिकल कैडर के इर्द गिर्द आकर खड़ी हो गई। पॉलिटिकल कैडर का बहुत साफ मानना है कि राजनीतिक तौर पर जो युवा तबका है वो जुड़ता चला जाए, और इसीलिए जब हम इन बातों का जिक्र कर रहे हैं तो एक क्षण के लिए सोचिए कि प्रधानमंत्री जिस रोजगार मेले को लगाते हैं उसमें उन्होंने अभी तक कितनी नौकरियां किस रूप में बांटी होंगी। तकरीबन 4 लाख नौकरियां वो बांट चुके हैं। लेकिन हमें लगता है वो लिस्ट आपके सामने होनी चाहिए कि किस स्तर पे किस तरीके की नौकरी दी जा रही है। ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, सीनियर कॉमर्शियल टिकट क्लर्क, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, जूनियर अकाउंटेंट, पोस्टल असिस्टेंट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, शिक्षक यानी टीचर, नर्स, लाइब्रेरियन, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीए की नियुक्ति भी होती है जो अलग अलग ऑफिसेज में, उसके भी वो बांट रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, ग्रामीण डाक सेवक जो डाक पहुंचाता है उसका भी उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटा है। तो आपके सामने कुछ सवाल साफ होने चाहिए। किसान सम्मान निधि 2,000 रुपए हर 4 महीने में दिए जाते हैं, और वह किस रूप में बढ़ते चले गए और कितने लाख करोड़ इस दौर में दे दिए गए वह आंकड़ा एक अलग है। लेकिन उसके साथ सरकार ये बताने से नहीं चूकती है कि हम लोगों ने 3 करोड़ किसानों से पैसे की शुरुआत की थी, लेकिन ये बढ़ते बढ़ते आज की तारीख में 11 करोड़ पार कर गया। लेकिन स्थिति किसानों की नहीं सुधरी। मुद्रा योजना, जिनको पैसा 43 करोड़ को बांटा गया, 22 लाख करोड़ से ज्यादा, स्थिति उनकी नहीं सुधरी। प्रधानमंत्री आवास भी बांटते हैं, और जो गरीब लोग होते हैं उनको जो सब्सिडी मिलती थी कर्ज देने की, उस कर्ज को और उस ब्याज दर पे जो सब्सिडी थी इस दौर में सरकार ने वह भी छीन लिया। क्योंकि हमारी टीम ने निकाला कि जो स्थिति इस दौर में नाजुक हो गई उसके आंकड़े आपको हमको लगता है बता दें कि जो ब्याज सब्सिडी हुआ करती थी वह 37,536 करोड़ पिछले फाइनेंशियल ईयर में थी, उसमें 10,000 करोड़ की उसमें भी कमी कर दी गई और यह 27,564 करोड़ पर आ गया। 5 किलो अनाज बांटने की प्रक्रिया में यह देश आ गया। गरीब कल्याण योजना के जरिए 1,70,000 करोड़ का बजट चलने लगा, लेकिन स्थिति देश के भीतर गरीबी की नाजुक रही। नौकरियां सरकार बांट ही रही है। तो किसी भी क्षेत्र में पैसे को बांटना, किसी भी क्षेत्र में सब्सिडी को कम करना, कभी कम करने के बावजूद सब्सिडी को बढ़ा देना। लेकिन जब सब्सिडी नहीं थी, दिल्ली में अगर 500 रुपए में सिलेंडर मिलता था तो सब्सिडी के बाद दिल्ली में 903 रुपए में अब सिलेंडर मिलेगा, तो जनता क्या चाहेगी? सब्सिडी चाहेगी या नहीं चाहेगी? तो अपने अनुकूल ही पूरी इकोनॉमी को चलाना जो मोदी इकोनॉमी का मंत्र था, उसके दायरे में इस देश की हर योजना आती चली गई। और सरकार ने कहा देखिए हमने पिरामिड को उलट दिया है और अब जो है जनता के लिए सरकार है। मुश्किल क्या थी? पिरामिड उल्टा जरूर, लेकिन उसके साथ जो पूंजी थी वह पूंजी उस नोक पर ही जाकर और बड़ी हो गई जहां पर रियायत और राहत देनी थी। इसीलिए कॉरपोरेट की पूंजी में जो इजाफा होता है वह 10 लाख करोड़ से ज्यादा का होता है और सब्सिडी घटकर 5 लाख करोड़ से नीचे आ जाती है। अब इसके आखिरी चैप्टर जब आप खोलेंगे तो आपके सामने 3 बड़े सवाल होंगे। पहला सवाल यह होगा, क्या वाकई इस दौर में सरकार ने कोई काम रोजगार को लेकर नहीं किया?
जिस खुदकुशी का भी कहता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है वह अनएम्प्लॉयमेंट से कैसे जुड़ सकता है, लेकिन यह भी इस देश के भीतर में हो गया। तब सवाल यह था, क्या यह पूरी इकोनॉमी का खेल सरकार ने सिर्फ और सिर्फ मौजूदा वक्त में पीएमओ को ताकतवर बनाते हुए प्रधानमंत्री के हाथ में सारे के सारे हथियार और औजार थमा दिए कि इस देश का पूरा सिस्टम धराशायी हो जाए, और कहीं कोई इस बात की आहट ही ना हो कि दरअसल कल अगर तेल की कीमत कम हो जाए तो कोई कैसे पूछेगा कि बाजार में कीमत कम हुई थी कि आपने कर दिया, तो आप कहेंगे आपने कर दिया। तो फिर जो रैंकिंग हो रही थी कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत होगी उसके लिहाज से भारत के बाजार सेट होंगे, वो पूरा सिस्टम चरमरा गया। जो पूरी की पूरी नौकरी देने की व्यवस्था थी, जो स्टेट बोर्ड होता था या जो यूजीसी तक आइएगा, वह पूरा सिस्टम एक झटके में लड़खड़ा गया, क्योंकि पीएमओ की साइट में एक रोजगार मेला की साइट है, आप वहां अप्लाई कर दीजिए, वह वहां काट छाट करेंगे और रोजगार का ऐलान कर देंगे, जो आपके अनुकूल, उनके अनुकूल या किसी के अनुकूल होगा। तो एक सिस्टम जो पूरे देश में बना हुआ था, वो सिस्टम एक झटके में उसकी पूरी पाइपलाइन को पीएमओ की तरफ मोड़ा गया, और उस पाइपलाइन पे जिसको नल खोलना और बंद करना है वह पीएम के हाथ में दे दिया गया। तो इस देश के भीतर की हर योजना पॉलिटिकल हो गई, और पॉलिटिकल योजना के जरिए बीजेपी को क्या लाभ राजनीतिक तौर पर मिल सकता है, इस दिशा में पूरी की पूरी पहल हर मंत्रालय करने लगा। क्योंकि दिसंबर के महीने में सरकार बताती है 9 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। उससे 2 महीने पहले प्रधानमंत्री कहते हैं हम 10 लाख रोजगार पैदा कर देंगे, यानी अलग अलग मंत्रालयों में दे देंगे। लेकिन अब जब सामने आ रहा है कि किस किस पद के लिए कैसे कैसे रोजगार को पैदा किया जा रहा है और दिया जा रहा है, तो उसमें फिर वो बात निकल कर आ रही है, जो पद खाली पड़े हैं वहां पर भर्ती क्यों नहीं हो पा रही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एजुकेशन प्रोसेस को देखिए, वहां पूरी सीटें 50% से ज्यादा खाली पड़ी है, भर्ती क्यों नहीं हो रही है। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके जहन में आएंगे, लेकिन पहला सवाल तो यही है, पूरे सिस्टम को इस दौर में खत्म किया गया, पाइपलाइन को पीएमओ की तरफ मोड़ा गया, और जो पॉलिटिकल प्रोसेस में आकर खड़ी हो गई। दूसरी स्थिति, क्या वाकई इस दौर में बजट कोई मायने नहीं रखता है जो हर बरस रखा जाता है। तो ध्यान दीजिए, बजट में आंकड़ों को बताने से सरकार घबराने और कतराने लगी। उसने विकसित भारत का सपना 2047 के लिए पैदा किया, और उस जुनून से पहले 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का पैदा किया था, जो संयोग से 2025 में हो जाना चाहिए, जो हो नहीं पाएगा, क्योंकि जिस 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के दायरे में हमारा एग्रीकल्चर, हमारे किसान, हमारे मजदूर, हमारा युवा तबका, डिग्रीधारी रोजगार जो मिलने चाहिए, वह माइनस में चले गए हैं। तो कैसे होगा। तो एक सपने को जगाने के लिए राजनीतिक तौर पर क्या इस देश की उस इकोनॉमी से भी खिलवाड़ हुआ जो हर बरस एक बजट के तौर पर सामने आती है। और तीसरी परिस्थिति, दरअसल 2024 को लेकर सरकार की सांसें इसलिए फूल रही हैं कि राजनीतिक तौर पर वह उस हार को कैसे बर्दाश्त करेगी, जहां पर उसने वो तमाम सपने सामने रख दिए, वो तमाम पॉलिसी सामने रख दी, वो तमाम वेलफेयर स्कीम सामने रख दी, और इन सुविधाओं के बीच अगर हार जाते हैं तो आने वाले वक्त में बीजेपी का तो सुपड़ा साफ जमीन पर से हो जाएगा कि क्या पार्टी ऐसे चल रही थी। सवाल यहां यह नहीं है कि इससे पहले कांग्रेस ने कितनी बेरोजगारी दी, किस रूप में इस देश के भीतर की इकोनॉमी से उसने भी खिलवाड़ किया। सवाल यह है कि बीते 9 बरस से इस देश में अभी क्या हो रहा है, और आने वाले वक्त में यह परिस्थिति कहीं और नाजुक तो नहीं हो जाएगी। दिशा तो यही है, समझने की बात है। इसीलिए उज्ज्वला योजना की 200 रुपए की छूट जब जहन में आए तो एक सवाल किसी बीजेपी के नेता से पूछ ही लीजिएगा। 22 लाख करोड़ रुपए आपने मुद्रा योजना के तहत जो बांटे हैं, उसमें किसी भी तरह से 100 लोगों के नाम बता सकते हैं कि इन्होंने रोजगार बनाया और फिर रोजगार देने की स्थिति में आ गए। 43 करोड़ लोगों की जानकारी नहीं चाहते हैं, सिर्फ 100 लोग बता पाएगी सरकार, या मोदी इकोनॉमी का मंत्र ही कुछ ऐसा है जिसमें हम आप उलझ कर रह जाएं। जी नहीं, पर्दा हटाइए, हटाने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।